नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि यह हम सबके लिए एक आईना है। जब किसी की आजादी छीनी जाती है तो जीवन कैसे उदासीन हो जाता है, और जब उसे सम्मान दिया जाता है तो वही जीवन खुशियों से खिल उठता है। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। कस्बे की सकरी गलियों में चाचा चरण सिंह का घर खड़ा था। बाहर से तो वह घर ठीक ठाक दिखता, लेकिन भीतर उसकी दीवारें जैसे रोज झगड़ों और कटु वचनों से हिल उठती। आंगन में सूर्य भामा बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। पास ही पड़ोस की औरतें खड़ी होकर आपस में कानाफूसी कर रही थी। बेचारी को दहेज के लिए तंग किया जा रहा है। अब तो कानून है, सीधा केस करवा दे, सब जेल जाएंगे। सूर्यभामा की सहेली रीना घर में आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू क्यों सब सह रही है? शिकायत कर दे, कानून तेरे साथ है। सूर्यभामा ने निगाहें झुका ली। रीना, उन्होंने मुझसे दहेज नहीं मांगा। हाँ, ताने मिलते हैं, गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं, मगर दहेज की मांग नहीं की। पर आज हालात ऐसे हैं कि असली पीड़िता औरत को भी सबूत ढूंढने पड़ते हैं। गीता को देख, उसने झूठा केस कर दिया। महीनों मामला चला, सच सामने आया तो अदालत ने कहा, ऐसे झूठे मामले कानून को खोखला कर देते हैं। अब किरण जैसी औरतें जिन्हें सच में दहेज के लिए सताया गया, उनसे सौ सौ कागज मांगे जा रहे हैं। सच का रास्ता अब शक में घिर गया। रीना हैरान होकर सूर्यभामा की ओर देखने लगी। तो फिर तू क्या करेगी? सूर्यभामा कुछ बोलती, तभी भीतर से खांसते हुए चाचा चरण सिंह बाहर आ गए। उम्र के ढलते पड़ाव पर उनकी चाल भारी हो चुकी थी, पर आवाज में अब भी दृढ़ता थी। वे बोले, बेटी, सच की राह कठिन है, मगर जीत सच की होती है। झूठे मामले इस कानून को खोखला करते हैं। धैर्य रख, न्याय देर से ही सही पर मिलेगा। याद रख, कानून केवल कागज पर नहीं, मनुष्य की नीयत में बसता है। उनकी बातें आंगन में फैल गई और जैसे सन्नाटा छा गया। उसी समय मोहल्ले की अम्मा देवी भी आंगन में आ बैठी, जिनका जीवन भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक एक जागरूक व सजग औरत के तौर पर रहा। अम्मा देवी अक्सर यह समझाया करती, किस तरह धनहीन कंगाल राष्ट्र ने स्वतंत्रता रूपी दीपक के प्रज्वलन के बाद धीरे धीरे सभी की आस्थाओं, भावनाओं, अभिलाषाओं और क्षमताओं के अनुरूप संभावनाओं को एक उज्जवल भविष्य में परिणित किया। उन्होंने धीरे धीरे एक और किस्सा छेड़ा। औरत की मुश्किलें दहेज तक ही सीमित नहीं है। स्वतंत्रता के 2 दशक बाद सरकार ने शहीद की विधवाओं को पेंशन और एकमुश्त राशि देने की योजना बनाई थी। सबने सोचा था अब उनके जीवन में सुरक्षा होगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवती अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई। पति सीमा पर लड़ते शहीद हो गया था। उस युवती के लिए दुनिया जैसी रुक सी गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार से एक पत्र आया, जिसमें लिखा था, शहीद के परिवार को
विशेष परिवार पेंशन मिलेगी। अब हर महीने एक निश्चित रकम उस युवती के नाम आएगी। यह समाचार सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। गांव के लोग कहने लगे, सरकार ने शहीद की पत्नी का जीवन सुरक्षित कर दिया। शुरुआत में पेंशन ने उस युवती को सहारा दिया। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, राशन की चिंता कम हुई और समाज में उसे वीरांगना कहकर सम्मान मिलने लगा। यह योजना न होती तो शायद उस युवती और उसके बच्चों को भूखमरी झेलनी पड़ती। लेकिन धीरे धीरे इस पेंशन का दूसरा रूप भी सामने आया। उसके पति का छोटा भाई अब जवान हो चुका था। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, पेंशन घर से बाहर क्यों जाए? अगर वह कहीं शादी करेगी तो सारा पैसा और सम्मान किसी दूसरे घर में चला जाएगा। अच्छा यही होगा कि उसकी शादी देवर से कर दी जाए। युवती ने पहले तो विरोध किया, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। परंतु परिवार का दबाव बढ़ता गया। जब मना किया तो उसे तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। कई बार तो खाना तक अलग कर दिया गया। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, देखो पेंशन के लिए झगड़ा हो रहा है। आज बेटा होता तो परिवार को लेकर चलता, अगर वह घर छोड़कर चली गई तो पेंशन किसे मिलेगी? वह युवती समझ गई, जिस योजना ने उसे सहारा दिया था वही अब उसके लिए बंधन बन चुकी है। उसके अधिकार और स्वतंत्रता पेंशन की रकम में बंध गए थे। धीरे धीरे वह टूटने लगी। वह सोचती, क्या पेंशन मेरी स्वतंत्रता के लिए है या मेरे बंधन के लिए? क्या यह मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है या परिवार की लोभ की जंजीर? अम्मा देवी सूर्यभामा और रीना के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, सरकार की योजना से सुरक्षा और सम्मान तो मिला, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज ने उन योजनाओं को भी नियंत्रण और उत्पीड़न का साधन बना दिया। पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है, मगर सही जागरूकता और सामाजिक सुधार के बिना ये योजनाएं कई बार विधवा के लिए सहारा नहीं बल्कि संघर्ष बन गई। सूर्यभामा और रीना दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। आंगन में जैसे एक भारीपन भर गया। सूर्यभामा ने मन ही मन सोचा, औरत की जिंदगी हर जगह किसी और की मर्जी से कैद है। कभी कानून की जटिलता, कभी योजनाओं का जाल, कभी घर की दीवारों के भीतर के रिश्ते। उसके मन में यह भी सवाल उठने लगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और अफसरों की लांबी ने चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की। क्या यह वही तक सीमित रहा, सुरक्षा तक? असल में समस्या सुरक्षा तक ही सीमित नहीं थी। जहां तक सुरक्षा का सवाल था, सरकार ने कर दी, लेकिन अफसरों को जो जिम्मेदारी दी गई उसमें वे नाकाम रहे। सरकार के प्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं, उन्हें ये कैसे समझ आएगा कि योजना के पीछे के नकारात्मक पहलू क्या है? ये काम तो अफसरों का था ना। अफसरों ने न तो प्रतिनिधियों को जागरूक किया, न ही समाज की असलियत बताई। औरतें बाहर निकलकर स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से जी सके, ये असली चुनौती थी। पर अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ कागज पर सुरक्षा बढ़ा दी, मगर असल में हमारी आजादी और आवाज को
सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की? क्या अफसर उन चुनौतियों को समझने में असफल रहे जिसके कारण हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई, या सामाजिक पहलुओं को समझने में असफल रहे? सूर्यभामा का मन और भी भारी हो गया जब उसने अपनी सास की ओर देखा। उसकी सास अक्सर कटु वचन कहती। वह चाहती थी कि बहू भी वही कष्ट सहे जो उसने सहा था। सूर्यभामा सोचती, जो दर्द उसने सहा वही वह दूसरी औरत के हिस्से में क्यों डालना चाहती है? क्या वह यह नहीं समझ सकती, यदि वह खुद दुखी रही तो कम से कम दूसरी औरत को दुख से बचाए? इसके विपरीत उसका ससुर उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाता। बहू, तू तो हमारी बेटी जैसी है, घर को अपना घर समझ। उसकी बातें सुनकर कभी कभी सूर्यभामा के मन में थोड़ी राहत आती, पर मर्दों का दूसरा पहलू भी उसके सामने आ जाता। औरत अपने सम्मान और आत्मसम्मान के कारण किसी गैर मर्द को पास तक नहीं आने देती, पर मर्द जब चाहे गैर औरत को देखकर मन में चाहत पाल लेता है। मगर वही मर्द अपनी घर की औरत पर पहरा लगा देता है। यही सोच औरत की स्वतंत्रता को रोकती है। स्वतंत्रता तो वही है जब हर कोई अपनी मर्जी से जी सके, बिना किसी को परेशान किए या चोट पहुंचाए। ससुर की समझ उसे परिवार से बांधे रखती, किंतु सास की रोज की कटुता उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देती कि शायद उसे अलग होकर ही चैन मिलेगा। गांव की चौपाल पर इन दिनों एक और चर्चा जोर पकड़ रही थी। लोग निर्भया कांड के बाद बने कठोर कानूनों की बात कर रहे थे। कोई कहता है, देखो, अपराधी को तुरंत सजा मिलती है, यही होना चाहिए। दूसरा जोड़ देता है, हाँ, पर याद रखो, पहले दहेज उत्पीड़न पर भी त्वरित कार्रवाई होती थी, फिर झूठे मामले ने उसकी साख नष्ट कर दी। क्या गारंटी है कि कल कोई ये नए कानून भी दुरुपयोग का शिकार नहीं होंगे? तीसरा आदमी बोला, समाज में जब किसी औरत की अस्मिता पर चोट होती है तो पूरा देश शिहर उठता है। आक्रोश, गुस्सा और आंसू सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनाते हैं जिसमें सही गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। दोनों तरफ से हुई दरिंदगी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो आज भी मेरा दिल दहल उठता है। कुछ दरिंदों ने उस औरत की अस्मिता लूटी थी, जिससे उसका शरीर आत्मा दोनों घायल हो गए थे। परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मीडिया और जनता भड़क उठी। पुलिस पर दबाव डाला गया कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। असली गुनहगार पकड़े भी गए, लेकिन जल्दबाजी में परिवार ने एक निर्दोष मर्द का भी नाम जोड़ दिया। औरत उस समय शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। जब होश आया तब भी उसने सच साफ साफ नहीं बोला। वह डरती रही कि कहीं परिवार के खिलाफ न हो जाए। उसने अपनी तकलीफ में आवाज उठाने की बजाय चुप्पी ओढ़ ली। उसने परिवार की झूठी गवाही को समय रहते रोका नहीं। अदालत में कठोर कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चला। पुलिस ने समाज के गुस्से और मीडिया के दबाव को देखते हुए कड़ी पूछताछ से अपराध कबूल करवा लिया। असली अपराधियों के साथ उस निर्दोष को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उस औरत ने पीड़ा झेलने के बावजूद सच्चाई को उजागर करने का साहस नहीं दिखाया।
उसने परिवार को सही दिशा नहीं दी, जबकि वही सबसे बड़ी गवाह थी। उसके मौन ने झूठ को बल दिया और निर्दोष को अपराधी बना दिया। अस्मिता पर चोट झेलने वाली उस औरत का दर्द असली था, पर उसकी चुप्पी ने किसी और की जान ले ली। न्याय की आड़ में निर्दोष को मौत मिली और समाज को यह गलत संदेश गया कि दबाव और झूठ में भी फैसले कराए जा सकते हैं। एक बुजुर्ग जो चौपाल पर चल रही वार्ता को सुन रहा था, उसने कहा, औरत की अस्मिता की रक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है कि वह अन्याय के नाम पर नए अन्याय को जन्म न दे। कानून कठोर है, पर सच से ही न्यायपूर्ण हो सकते हैं। अगर औरत अपने ही संरक्षण के हथियार को झूठ में इस्तेमाल करेगी, तो असली पीड़िता की आवाज फिर से दब जाएगी। यह सुनकर सूर्यभामा का मन कांप उठा। उसने कल्पना की, अगर आने वाले वर्षों में यही हुआ तो उन औरतों का क्या होगा जो सचमुच पीड़ित है। क्या उनकी चीखें फिर से कानों में शोर बन के रह जाएगी? क्या झूठ सच को दबा देगा? रात को जब सब सो गए तो सूर्यभामा बहुत देर तक चारपाई पर करवटें बदलती रही। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी जैसे पाटों के बीच में पिस रही है। एक तरफ कानून का अविश्वास, दूसरी तरफ घर का ताना, तीसरी ओर समाज की कड़वी मानसिकता। उसने सोचा, कानून और योजनाएं चाहे जितनी भी कठोर या उदार हो, असली बदलाव तभी आएगा जब सोच बदलेगी, जब सास बहू को बेटी मानेगी, जब मर्द औरत की स्वतंत्रता को अपना अपमान न समझेगा, जब औरत झूठे मुकदमे से अपने ही हथियार को खोखला नहीं करेगी, तभी न्याय सच्चा होगा। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, औरत को बस इतना बदल दे कि वह अपने दर्द में भी किसी औरत को कष्ट न दे, और इतना विवेक दे कि पुरुष उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करे, जो खुशहाल जीवन का आधार बने। कस्बे की हवा में जैसे कोई अनसुनी आवाज गूंज उठी, न्याय केवल अदालतों में नहीं, इंसानों के दिलों में होने चाहिए। जब तक दिल नहीं बदलेंगे, तब तक औरत का दुख खत्म नहीं होगा। झूठ और लालच से कानून खोखले होते हैं, सहानुभूति और सत्य से ही मजबूत।